अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ। जनाब अदनान हैदर साहब, आई एम सॉरी मैं उचक रहा हूं आपसे आज इंट्रो। बात ये है, अरे भाई हस्बे मामूद तो नहीं यार, सारी स्पेस तो अच्छा, कभी कभी आपका दिल करता है आप एंकर बने ना, तो इसलिए आप जी मैं आपकी नकाली में बड़ा होके आप बनूंगा, मैं बड़ा होकर अदनान हैदर बनूंगा। फॉर गॉड से आई एम टॉकिंग समथिंग सीरियस। अच्छा बात ये है कि कल आपको याद है कि हमने अपने प्रोग्राम का, शो का, हमारा कल मेन फोकस रहा है DI खान का अटैक, जो सोचताक अटैक। अब ये कि हमारे यहाँ आदत होती है कि वाक़या हुआ उसका जिक्र करो और उसके बाद भूल जाओ और आगे बढ़ो, हम फॉलो अप नहीं करते। मैं जो हूँ, मैं समझता हूँ कि ये वाक़या इतना संगीन है कि इसको बस एक सेगमेंट करके भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, इसलिए जैसे कल मैंने मदद दी थी अपने साथी फखर काका खेल से, तो आज भी मैं मजबूर हूँ। हमारे खेल सब साथ हैं हमारे? नहीं, हमारे साथ हैं कामरान यूसुफ साहब। अच्छा, तो अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। असल बात यह है कि कल हमने अपने शो का जो पहला सेगमेंट था टोटली इस पे ही डिवोट किया था, DI खान पे, और वो करते हुए जब इसकी डिटेल्स मेरे सामने आई तो मैंने अपने तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई बहुत हो गई, अब रियासत पाकिस्तान को इस वाक़े की हर सूरत जो है कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो ऐसी होगी दहशतगर्दों के खिलाफ, जो कि उन्हें सबक सिखाए। ये कहने के बाद आज सुबह जब मैंने अखबार खोला ट्रिब्यून, तो खुशगवार हैरत हुई कि आपकी लीड स्टोरी थी और उसमें आपने तो सिक्योरिटी से मुतल्लिक सोर्सेज से गुफ्तगू करते हुए ये अंदाज़ा लगाते हुए ये कहा कि गालिबन वहाँ पे इनफ इज इनफ वाली फीलिंग जो है डेवलप हो रही है। एम आई करेक्ट टू गेट दिस एनालिसिस या थिंकिंग? जी बिल्कुल, आई थिंक नुसरत साहब आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, और ये इसलिए भी आई थिंक एनफ इज एनफ वाला मामला तो काफी हफ्ते पहले या काफी महीने पहले ही आई थिंक आ चुका था। अच्छा, जो टर्निंग पॉइंट है, आप कह लें कि तवातुर से पाकिस्तान मुसलसल मुतालबा करता रहा अफगान तालिबान से कि वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अफगान तालिबान मुसर रहे, वो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे और वो कहते हैं ये आपका दाखिली मामला है। फिर पिछले महीने गालिबन 26 नवंबर को जो बन्नू में एक हमला हुआ खुदकुश, जिसके नतीजे में 4 हमारे फौजी जवान शहीद हुए, उसके बाद जो मेरी मालूमात हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल अफगान तालिबान को भिजवाया, क्योंकि उस खुदकुश जो हमला आवर था वो अफगान नेशनल था, और इस एतबार से जो पाकिस्तान के अपने आदाद शुमार हैं, ये 16th ऐसा खुदकुश हमला था जिसमें अफगान नेशनल मुलव्वस पाया गया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने इस एक साल में ये जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, अच्छा ओके, अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान में 16 जो खुदकुश हमले हुए हैं, उसमें पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी इदारों का और पाकिस्तान जो वज़ीर दाखिला है निगरान, वो भी ये बता चुके हैं कि उसमें अफगान नेशनल मुलव्वस है। तो ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो उस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया अफगान तालिबान की हुकूमत को कि मुस्तकबिल में अगर कोई भी इस तरह दहशतगर्दी की कार्रवाई जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलेंगे, तो पाकिस्तान फिर उसको लाइटली नहीं लेगा। वी विल रिस्पॉन्ड एंड वी विल रिस्पॉन्ड रोबस्टली। और फिर ये कल जो DI खान वाला वाकया हुआ, ये कुछ छोटा वाकया नहीं हुआ, इसका तो स्केल तो बहुत ही बड़ा है कामरान भाई, बहुत बड़ा है। और इसकी प्रोवोकेशन जो है, एक ही वाकये के अंदर 23 फौजी जवानों की शहादत जो है, और आई थिंक किसी भी मुल्क की फौज हो, जब किसी भी एक नौजवान की भी अगर जिंदगी चली जाए, तो आई थिंक उसके जो सिपह सलार हैं, ये चीफ हैं, उन पर बहुत ज्यादा दबाव होता है कि फिर वो रिस्पॉन्ड करें। और 2011 में आपको नुसरत साहब फॉलो करते रहे कि जो सलाला वाला वाकया हुआ था, अमेरिका के हम इत्तेहादी थे, और उसमें 24 पाकिस्तानी जवान जो हैं वो शहीद होकर जब अमेरिकी फोर्सेस ने हमारी हमला किया, और इत्तेहादी थे और हमने नेटो की सप्लाई बंद कर दी। जी और बहुत महीनों तक बंद रखी, अनलेस ये कि वो जो पॉलिसी एक आई। लेकिन कामरान साहब जरा ये बताइएगा, वो टाइम की भी कमी है, पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास? देखें, जो पाकिस्तान ने तो कोशिश की कि मुज़ाकरात के जरिए कि अफगान तालिबान को वो मजबूर करें कि वो खुद उनको न्यूट्रलाइज करें। इस थ्रेट को, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुतालबा है
کہ جی ہمارے اوپر سرحد پار سے حملے نہیں ہونے چاہیے، اور افغان طالبان کو کہا کہ آپ نیوٹرلائز کریں. ماضی میں ان تجاویز پر بھی بات ہوتی رہی کہ ان کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، ان کو ڈسارم کر دیتے ہیں، پاکستان کی سرحد پر بنا رہیں، پاکستان ان کو فنڈ بھی کر دے گا. وہ پروپوزل اس پہ کوئی کام نہیں. اب تمام جو آپشنز ہیں میرے خیال میں ختم ہو چکے ہیں اور ختم ہونے کے قریب ہیں. جو پاسبل آپشنز ہو سکتے ہیں، آئی تھنک جو میرا خیال ہے کہ جو بہت سے لوگوں سے میری بات بھی، انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا یہ حملہ ہے، اس کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا. کراس بارڈر اسٹرائکس ہو سکتے ہیں. پاکستان کے پاس اب ڈرون کیپیبلٹی بھی ہے، وہ ٹارگیٹڈ اس طرح کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ 2-3 آپشن جو ہیں یہ تو آپشن آپ اچھا نہیں کامران، یعنی مچ بیفور کہ ہم اس طرح آپشنز کی بات کریں، میرا خیال ہے کہ سرجیکل اسٹرائک سے کافی کمپریہنسو آپ نے ورڈ کہا ہے. یہ بتائیے کہ سرجیکل اسٹرائک جو ہے وہ ڈپلومیٹک آپشن سے نکل گئے آپ دونوں. میری ایک التجا سن لینا، چونکہ واقعے کی آپ دیکھیے نا، ڈپلومیٹک آپشن صلی اللہ کے وقت بھی تھا. میں اس وقت دیکھیے یہ میرے ساتھ بحث بعد میں کر لیجئے گا. مجھے کامران صاحب سے تھوڑی سی ذرا میں آئی وانٹ ٹو گیٹ انفارمیشن. بات یہ ہے کامران بھائی کہ یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ کی اطلاعات کے مطابق کل کے واقعے کی جس تنظیم نے ذمہ داری لی ہے، سو کال تحریک جہاد پاکستان، کیا وہ ٹی ٹی پی ہی ہے، افغان طالب ہے، یا کہ کوئی ازخود سپلنٹر گروپ ہے؟ یہ نشاندہی ہو گئی ہے، ہمارے پاس اب ویلڈ انفارمیشنز ہیں کہ who are they, who did it؟ دیکھیں یہ جو تحریک جہاد نامی جو گروپ ہے، غیر معروف گروپ ہے، جی اس سال فروری میں پہلی دفعہ یہ منظر عام پر آیا. ایگزیکٹلی. انہوں نے بلوچستان میں ذمہ داری قبول کی، یوب گیریزن کے اوپر حملہ ہوا، پھر میاں والی ایئر بیس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی. صحیح. جو پاکستان کے سیکیورٹی حکام ہیں وہ ان کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا ہی ایک دھڑا ہے. یہ ٹی ٹی پی ایز اے اسٹریٹجی، حکمت عملی کے طور پر کہ ان کے اوپر دباؤ نہ آئے، وہ نام تبدیل کر کے اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کو کوئی شک نہیں ہے. اسی وجہ سے کل اس واقعے کے فوراً بعد جو افغانستان کے نازک الامور ہیں، دفتر خارجہ ان کو سمن کیا گیا اور باقاعدہ طور پر ان کو کلیئرلی بتایا گیا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بھی جی، ایک اور بات بھی بتا دیجئے گا. سوشل میڈیا پر کسی افغان اپنا یہ ذریعہ ابلاغ کو کوٹ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی ہے مبینہ طور پر وہ خودکش بمبر ہے اور وہ اپنا کوئی آخری پیغام ٹائپ ریکارڈ کروا رہا ہے. کیا اس کو اوتھینٹیکیٹ سمجھا، یعنی اوتھینٹک سمجھا جا رہا ہے ہمارے ہاں، یا کہ وہ ایسے ہی بس کل کے حملے میں؟ جی ہاں، ایک اس سے جو ملوث افراد کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تحریک جہاد نے جب یہ ذمہ داری قبول کی تو انہوں نے بڑا ٹیکٹفلی جو ہے نا، جن 4 لوگوں کے نام دیے، جی انہوں نے کہا کہ ان کا پاکستانی شہری ہے، ایک کا لکی مروت، گئی خان، سوات اور بنو سے. اور یہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی ٹی ٹی پی والا معاملہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ. لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا وہاں پر افغان میڈیا کا آپ نے حوالہ دیا، ایک تو وہاں پہ جو افغان کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جو اب ایگزائل میں ہیں، اسد بلال سربری، انہوں نے بھی اس بات کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جس شخص کا نام بتایا ہے کہ جو خودکش حملہ آور تھا، اس میں ملوث تھا، قاری شاکر نام اس کا بتایا ہے، علمت صوبے سے اس کا تعلق ہے. اور اس نے ان صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ افغان طالبان کا باقاعدہ ممبر ہے. تو ان کے خود جو صحافی ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور وہ اگلی بات جو اور خطرناک بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے اور جو ان کے خود سولجر ان پر ان کا کوئی نہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک کچھ حملے کرنا ایک فیشن بن گیا ہے، آپ کو پیسے دیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ کافی آئی تھنک سیریس سچویشن. بہت بہت شکریہ. اچھا سوری جی، ہاں جی آخری سوال آپ کا لے. یہ اکثر ہم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں نا ڈپلومیٹک لوگوں کے ساتھ، جب آپ اور کامران صاحب کی انگریزی اچھی تو زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کامران صاحب کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں، کیونکہ آپ نے اور نصرت صاحب نے، کیونکہ آپ چلے جائیں گے پھر نصرت صاحب کو کٹارے میں تو میں خود کھڑا کر لوں گا، آپ نے اور نصرت صاحب نے جو آپشنز دیے ہیں میری دانش کے مطابق وہ ڈپلومیٹک آپشنز نہیں ہیں. تو آپ نے کیوں آپ نے بھی نصرت صاحب کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ سٹرائک ہوں گی، ایئر سٹرائک ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں ہونی چاہیے. انہوں نے انڈورس کیا نا، کامران صاحب نے بھی اس کو انڈورس کر دیا. میں ان کا اوپینین چاہتا ہوں پھر آپ سے میں بات کرتا ہوں. جی کامران بھائی، تو ڈپلومیٹک پریشر بھی تو آ سکتا ہے نا امریکہ کی جانب سے، یورپی یونین کی جانب سے کہ بھائی آپ کیوں اٹیک کر رہے ہیں اس طرح؟ کیوں بھائی؟
लेकिन मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर उस तरीके से नहीं आएगा। अगर आप देखें कि कल के वाक़े के बाद भी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से भी बयान आया, कंडोल किया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ सपोर्ट का इजहार किया। आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट जो आप बात डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डिप्लोमेसी फेल हुई है तो हम उस स्टेज पे आ गए हैं ना, डिप्लोमेसी फेल हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 24 जवानों की शहादत के बाद अगर पाकिस्तान सिर्फ जबानी कलामी बात करता है, बयानात की हद तक बात करता है और विजिबल एक्शन नहीं होता अफगानिस्तान की तरफ से, तो फिर आप ये बात याद रखें कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये टीटीपी है, ये फर्दर इम्बोल्डन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई टोटली इंडोर्स योर पोजीशन। अब आपने जो खिताब करना है खिताब नहीं करना, मुझे इमरान साहब जाते जाते एक पॉइंट दिया ना, उसने थोड़ा प्रेशर मेरा कम कर दिया। तो अब मैं बड़ी सॉफ्ट अच्छा, डिप्लोमेसी फेल हो गई ये कामरान साहब का। यस हो गई ना। आप देखो, आपको थ्रू आउट अमेरिका आप पे मुसलसल इल्जाम लगाता रहा कि आप डबल गेम कर रहे हैं, लगाता रहा या नहीं? आपको कहा गया कि जी कोयटा शूरा, कहा गया आपको ये नहीं इल्जाम लगा कि जी हक्कानी नेटवर्क तो असली आप हैं। हाँ हाँ, लगा क्या क्या इल्जाम नहीं मुझे। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सही है। ये सब कुछ करवाने के बावजूद जब अमेरिका वहां से जाता है जिल्लत और रुस्वा होकर, तो क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम फख्र से ये नहीं करते गुलामी की जंजीरें टूट गई? क्या उन दिनों के हमारे कौमी सलामती के बड़े माहिर वहां जाके वो हाथ में कप रखे हुए नहीं खड़े होते? अच्छा, हाँ हाँ, जी जनरल फैज साहब नाम लें आप। उत्थे मैं भी सी तो मेरा का अपना दस देना। तो आप भी साथ फिर चलिए पार्टनर होंगे इस थिंकिंग के। नहीं, हम तो बतौर साथ भी थे यार, नहीं, हम तो साथ बात सुनो ना मेरी। उसके बाद उनको कहा गया कि चलें भाई अपने ही लोग हैं। जरा 2 सेकंड देंगे अब यहाँ पे, बड़ा अहम आप खुद फंस गए। आपने 6 इवेंट्स मुझे गिनवा दिए, कोयटा शुरू से शुरू हुए और खाली कब तक आप, सॉरी भरे हुए कब तक आप हमें ले गए। वो जब इतना ताल्लुक हो तो डिप्लोमेसी कैसे फेल हो सकती है? हो गई ना, यही तो कामरान कह रहे हैं। अच्छा अब समझाएं ना कैसे हो गई। ओ भाई, कितने तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, ये जो सो कॉल्ड तुम्हारी डिप्लोमेसी है, कितने ऐसे वाकयात होंगे इसके बावजूद इनफ, इट शुड बी इनफ। वो देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे कितने गहरे देरीना 1950 की दहाई से अमेरिका के साथ ताल्लुकात और उन दिनों वार ऑन टेरर, पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई था या नहीं? सलाला का वाकया हुआ, 7 महीने हमने उनकी विरासत बंद रखी। तो ये क्या फूफी के बेटे रखते हैं तुम्हारे? नहीं, मैं ये डिफरेंट कहानी, लेकिन मेरा ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिनको हमने होस्ट करते रहे, जिन पे हमने वो तो उन्हें कहें कि आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, ऐसा करें, आप ऐसा करें, चूंकि आपका शुगल है, आपको जिहाद की आदत हो चुकी है, आप उससे बाज नहीं रह जाते, तो अक्सर औकात सर वो शौक हमसे पूरा कर लिया करें। ये करें? क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जो बच्चे कल जो हैं भाई, वो जिन माओ के बेटे हैं, उनका क्या कसूर है? आप उनको क्या हो गया नहीं क्या, वो हमने मरवाने के लिए रखे हुए हैं माँ पे। सो डिप्लोमेसी फेल होगी आपके। डिप्लोमेसी हैज फेल्ड देयर, आई टोटली एग्री विद कामरान। अब जो अगला ऑप्शन है, उस ऑप्शन का रिएक्शन, वो अगला ऑप्शन जो है वो, मैं तो एक तो क्वालिफाइड नहीं हूं, आई एम नॉट अ डिफेंस एनालिस्ट। मैंने तो कल एक पाकिस्तानी के तौर पर अपने जज्बात का इजहार किया था। हिंट किया है कामरान साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, वो डिफेंस एक्सपर्ट्स जाने, उनका काम जाने। और मेरा ख्याल है कि अगर मुझे ऑथेंटिक खबर भी हो तो मुझे जब तक वो हमला ना हो तो मुझे रिवील भी नहीं करनी चाहिए स्क्रीन पे। ये तो यानी कि इंतहाई गैर जिम्मेदारी होगी ऑन माय पार्ट। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूं कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें, ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भाई अदनान, ये देखो मेरे जवानों की जो शहादत है, ऑफ कोर्स, मतलब देखें, हम एक ऐसे 25 जवान शहीद हो जाएं सर, ये बहुत बड़ा लॉस है बाबा। ये कोई एक वाकया नहीं हुआ ना, अब रिसेंटली देखो गिनवा दिए कितने। तुम्हें याद है वो बेचारे वो पुलिस वाले कितने, वो जिस दिन मस्जिद में को तकरीबन पेशावर वाले ऑलमोस्ट 100 थे यार, ऑलमोस्ट 100 यार। अच्छा, फिर हमारे आम शहरों गलियों मोहल्लों में तो क्या उस अटैक का जो ट्रैक था वो भी अफगानिस्तान से मिलता था, पेशावर वाले। तो मेरे भाई अब कब तक तुझको कितनों का लहू चाहिए? तो डिप्लोमेसी इनफ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, प्लीज
یہ اپنا یہ جو تمہارے اندر ایک منا سا ہینری کسنجر بیٹھا ہوا ہے نا نہیں نہیں اس کو کہیں اور آپ پورا ٹھیک کہہ رہے ہیں کرنے کا بٹ شوق. انف از انف. یو ہیو ٹو سینڈ دا میسج. اور اسپیشلی کہ اب لیکن یہ بات کہنے کے بعد بھی ہمارے ایک اور کریکٹر ہے, ان کا نام ہے جان اچکزئی. تم پتہ نہیں کریکٹر نہیں دیکھنا سر, او یار ہٹنا یار, تم وہ پتہ نہیں صوبائی اس وقت- وزیر ہیں. او یار بڑے بڑے نمونے میں آئے ہوئے ہیں نگران حکومت, چھوڑا کرو. وہ ہم جب چھوٹے تھے, پتہ نہیں تم اس وقت پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں, تو ٹیلی ویژن پہ ایک جاسوسی نما فلم چلتی تھی, اس میں گنجا آدمی ہوتا, کوجک ایک سیریز. میرے زمانے میں مسٹر جے چلا کرتا تھا, شبیر جان صاحب اس میں ہوتا. وہ ایک کو نہیں, وہ تو تم یہ وہ انگریزی والا تھا کوجک. خیر یہ جان اچکزئی صاحب مجھے ویسے میں ان کو پسند کرتا تھا. یہ صحافی رہے ہیں, بی بی سی سے بھی متعلق رہے, وی او اے میں بھی غالباً کر رہے. رہے ہیں. حیرت ہو گئی ہے ان کو. اب یہ صوبائی وزیر ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیا. آپ شاید ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ, یعنی ہمارے پاس آپشن ہے, ہم امریکہ کو کہیں کہ آپ یہاں سے ڈرون بھجوایا کریں, میاں اپنی اوقات میں رہو, یو آر صوبائی وزیر اطلاعات. میں 1-2% کا صحافی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاس اطلاع بھی ہو پکی مستند, فرض کرو کہ تم تو خیر ڈیلیٹ کر دیا میرے خیال میں, اب جانے دیں. ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو ڈیمیج از ڈن نا, اپنی اوقات میں رہو نا. ڈیمیج از ڈن, وہ تو پوری دنیا میں کوٹ ہو رہا ہے اب, تو آپ ڈیلیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو بھائی ڈیلیٹ کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا بھائی. جان اچکزئی صاحب آپ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں, نیشنل سیکیورٹی آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور نیشنل سیکورٹی میں بڑا کیئرفلی ہو کے آپ اور برائے مہربانی وہیں تک محدود رہیں, نہ ہی سفارتکاری آپ کا شعبہ ہے. ہمارے صحافیوں کا خیال رکھیں. دیکھیے بلوچستان کے صحافیوں کو بر وقت تنخواہیں مل رہی ہیں یا نہیں, اور ان کو مثال کے طور پر طلبت میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو کور کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ ایشور کروائیں برائے مہربانی. یہ بیٹھ کے اس ٹائپ کے آپ سر, یہ جو لاسٹ سوال پوچھو ٹائم, یہ جو ہم نے غیر قانونی اغوان کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور وہ ختم نہیں ہوا, فائدہ بھی اٹس کنٹینیو, اس کا بھی تو ایک ریئیکشن ہے نا وہ, کیونکہ وہ اغوان طالبان جو ہیں اس پہ بڑے غصے میں پائے جاتے ہیں. غصے کا تو پھر اب آپ نے جو بھی وجوہات بنا لی ہیں, سیدھی سی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے, آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کہیں کہ نصرت جاوید دیوانہ ہو گیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں ہم تو جہادی ہیں, ہمیں تو سوائے جہاد کے آتا ہی نہیں کچھ. ہاں, اور ہم نے پہلے امریکہ کو کہا ٹرن, روس کو کہا ٹرن, اب یہ افغانستان تک اسلام کیوں محدود کریں؟ اب جہاد کے ذریعے اس کو پاکستان میں بھی پھیلاؤ. اللہ خیر صلی اللہ, ہر بندہ محمود غزنوی بیٹھا ہوا ہے اندر سے, آپ پہنچنا چاہ رہے تھے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. آئی ایم سوری, سو دے ہیو ٹو بی ٹولڈ کہ نو ایکسکیوز می. تو ہمیں I hope I explained myself to you. میں اس سے بولڈ زیادہ سٹیپس لینے پڑیں گے, اور جن سے غلطیاں جی. ہوئی ہیں, جن غلطیوں کے اب خمیازہ ہم وہ تو بھگت ارے رہے ہیں, بس ان پہ کل بھی آپ نہیں آ رہے تھے. بائی دا وے آپ لگتا ہے آپ کی بھی چاہت والے لوگ ہیں. او بھائی میرے, میں کو جنرل فیض صاحب کے ساتھ چائے نہیں پی رہا تھا وہاں تو آنے کے, میں تو ٹی وی پر بھی ان دنوں ممنوع تھا بیچارہ. سو اس لیے میری زبان نہ کھلواؤ اور بریک لو, اور اپنے بریک لیتے ہیں سر, توپوں کا رخ میری طرف ہو جاتا ہے. بریک لے لیں. ناظرین ویلکم بیک. اور سائفر کے معاملے میں آج اڈیالہ جیل کے اندر بانی تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. نہیں, لیکن ان کے وکیل تو کہہ رہے ہیں نہیں. ہاں لیکن نہیں کہ وکیل نے بالکل ٹی وی پہ یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے غالباً سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ نہیں کی. تو آپ کو پتہ ہے میں تحقیقاتی صحافی ٹائپ. او یار اچھا سر, اس لیے میں نے کہا کہ آپ مجھے انڈورس نہیں کریں گے, تو میں نے عامر عباسی صاحب کو الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ, تاکہ آپ کی تسلی رہے. السلام علیکم عامر. وعلیکم السلام سر. اچھا بھائی, یہ کنفیوژن برائے مہربانی سب سے پہلے یہ واضح کر دیں کہ یہ کنفیوژن پیدا کیوں ہوا, اور اس کے بعد یہ کہ اگر پیدا ہو گیا ہے اس کے باوجود آپ کی دانست میں حقیقت کیا ہے, فرد جرم عائد ہو چکی ہے یا نہیں. تھینک یو ویری مچ نصرت صاحب. آج ایک بار پھر سماعت ہوئی اڈیالہ جیل میں, اور سائفر کیس کی سماعت کی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی جو عدالت کے جج ہیں محمد ابو الحسنات ذوالقرنین نے. عدالت نے باقاعدہ طور پر اب جب پروسیڈنگز شروع ہوئی تو یہ بتایا کہ آپ کو گزشتہ سماعت پر جو 7 روز قبل تھی اس میں آپ کو ریفرنس کی
नकूल फराहम कर दी गई थी और आज फर्द जुर्म आयद करनी है। इस मौके पर उनके जो वकला थे पीटीआई के, उन्होंने एतराज़ किया और ये कहा कि इसको ना सिर्फ उन्होंने चैलेंज कर रखा है बल्कि उन्होंने कहा कि अदालत इस मौके के ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं कर सकती, लिहाजा उनको इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन इस दौरान जो फाजिल जज थे उन्होंने ओपन कोर्ट में, जो जेल के अंदर थी, जहां पर आज भी सिर्फ 5 मीडिया पर्सनल्स को इजाजत दी गई कि वो इन प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। एक बात आमिर, ये चूंकि एक और डिमेंशन है, लेकिन आई वांट टू बी वेरी क्लियर, क्या ये 5 नए बंदे थे या कि वही 5 थे जो पहले दिन से आ रहे हैं? नहीं, 2 लोग वही थे जो पहले से थे और 3 लोग नए थे और 2 लोग वही थे जो पहले भी इस प्रोसीडिंग्स में आ चुके हैं। 2 बहुत चहीते सहाफी हैं और बाकियों की बारियां। जी एग्जैक्टली जी, अच्छा। बिल्कुल दुरुस्त। और उसमें जब समाअत हो रही थी तो फिर जब एतराज किया मुल्जमान की तरफ से भी और उनके वकला की तरफ से भी कि फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, तो जो फाजिल जज हैं उन्होंने कहा कि मैं चार्जशीट पढ़ रहा हूं, फर्द जुर्म आयद की जा रही है आप पर, और पूरी चार्जशीट उन पर पढ़कर सुनाई गई कि आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की, आपने जाती मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया और उसको गायब भी किया, और इसके साथ साथ उसके जो कॉन्टेंट्स थे। अच्छा आमिर भाई, कता कलामी की माफी, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की है, क्योंकि सलमान सफदर वहां मौजूद थे और वो वकील है, उन्होंने कुछ और कहा। अब जरा ये दोबारा बताइएगा, क्या जज साहब ने ये कहा कि मैं आप पर जो फर्द जुर्म है वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जो फाजिल जज थे उन्होंने बताया कि मैं चार्जशीट पढ़कर सुना रहा हूं, आप पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। उस मौके के ऊपर भी जो उनके वकला थे उन्होंने कहा कि आप आयद नहीं कर सकते, ताहम जो फाजिल जज थे उन्होंने तमाम चार्जशीट 2 सफात पर मुश्तमिल थी और पढ़कर सुनाई, और उन्होंने कहा कि आर यू प्लीड गिल्टी, जिसमें हम आमतौर पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पूछा जाता है कि आप इन इल्जामात को दुरुस्त मानते हैं या इनसे इनकार करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब पहले बोले, उन्होंने ये कहा कि आई प्लीड नॉट गिल्टी और ये तमाम इल्जामात दुरुस्त नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि आप चार्ज भी फ्रेम नहीं कर सकते, मेरा एतराज भी नोट करें। लेकिन अदालत ने उनसे जब साइन लेने की बात की तो उन्होंने साइन नहीं किए, ऑल्दो कि इसमें जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि साइन की जरूरत नहीं होती। जब मैं यहाँ पे छोटा सा ऐड कर दूं आमिर भाई, नुसरत साहब, जब जज जो है वो मुजरिम के सामने, उसको सामने खड़े हो, मुल्जिम के सामने उसको सामने खड़ा करके फर्द जुर्म चार्जशीट पढ़ देता है, तो फर्द जुर्म आयद हो जाती है, साइन हो या ना हो, वकला की मौजूदगी उसको फर्द जुर्म आयद तस्वुर किया जाता है। आप भी अपने एक्सपीरियंस से इस बात को इंडोर्स करते हो आमिर? बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से केसेस में मुल्जिमान अदालती रिवायत है या जी बिल्कुल, मुल्जिमान नहीं उसको तस्लीम करते और ये कहते हैं कि चार्जशीट दुरुस्त नहीं है, हम इसको नहीं साइन करते। तो आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जब मुल्जिमान साइन नहीं करते तो फिर अदालत फौरी तौर के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है, जो दूसरी साइड होती है, पुलिस हो, स्टेट हो या जो भी इदारा हो, नैब हो, FIA हो, उनको कहा जाता है कि अब आप एविडेंस। इसमें जो जरूरी बात है आमिर भाई, सॉरी, जज साहब को ये जुमला बोलना पड़ता है, वो कहा ना। हाँ, वो इसीलिए मैंने आमिर साहब से दोबारा इंडोर्स की, ताकि सुनने वालों को पता। अच्छा, अब आमिर जल्दी से एक और बात बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले कोई इत्तला आई थी कि तोशा खाना के हवाले से भी कोई जमानत पूरी जमानत उनकी मनसूख हो गई, वो क्या है? जी नुसरत साहब, मैं सिर्फ पिछले केस में एक बात ऐड करना चाह रहा था कि जब बानी PTI की बारी आई और उन्होंने ये कहा कि आप इस चार्जशीट में ये भी लिख दें कि मैंने ये सारी चीजें एक्सपोज की हैं, और उन्होंने फिर मजीद भी कुछ बातें करने की कोशिश की, जिस पर जज साहब ने उन्हें डांट दिया और ये कहा कि आप खामोशी से इन केस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चलने दें, ये अदालत है। और फिर उसके बाद इन तमाम प्रोसीडिंग्स को अब कल तक मुलतवी कर दिया गया है। और जो नुसरत साहब आप हमेशा बात करते थे कि ये बहुत अहम केस है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बहुत स्पीडी ट्रायल होने जा रहा है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर अब इस मुकदमे की समाअत होगी, और जो 28 गवाह हैं, अगर रोजाना की बुनियाद पे अगर 2 से 3 गवाहों के बयानात भी कलमबंद हों तो ये आइंदा आने वाले 4 हफ्तों में ये ट्रायल मुकम्मल हो सकता है। और एक और बात बड़ी अहम आप करके नुसरत साहब, बड़ी माजरत के साथ, इन्होंने अभी कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ ने जज साहब को चार्जशीट सुनने के बाद कहा कि इसमें एक बात और ऐड कर दे कि मैंने एक्सपोज किया, मतलब वो एडमिट कर रहे थे। नहीं, वो तो टेक्निकली एक्चुअली वही वो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पता नहीं वो क्यों बोलते हैं, मैं तो एडमिट कर रहे हैं कि भाई एक्सपोज किया मैंने। यही बात मैं बार बार कहता था कि उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। ये तो आबैल मुझे मार वाली बात है। नहीं, आबैल मुझे मार वाली बात है कि मैंने तो एक्सपोज किया। वाई
भाई एक तरफ तो आप फर्द जुर्म को कबूल ही नहीं कर रहे आई हैं, प्लीड नॉट गिल्टी, सिंपल, या खामोश नहीं रहते कि आप ना कहेंगे जी मैं तो मानता नहीं हूँ आपको, खामोश रहते हैं। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। एक तो ये कि सबसे पहले खामोशी इज बेटर। एनीवे, अच्छा बहरहाल आमिर साहब को बात करें। जी, उसके बाद फिर नुसरत साहब इस केस को अब कल तक मुलतवी कर दिया गया और कल से गवाहों आप के कह रहे बयानात थे 28 गवाह और अगर 4 भी रोज के हों तो मैक्सिमम 28 दिनों में, सॉरी 8 दिनों में, 8 दिनों में। 8 दिन में। मैक्सिमम अगर, और इस पे अगर जरा भी कर दी जाए तो मैक्सिमम आने वाले 3 से 4 हफ्तों में ये मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो सकता है। इसके साथ साथ आज एक अहम डेवलपमेंट इस केस में ये भी हुई कि FIA ने ये दरखास्त भी दे दी है कि अब इस मुकदमे का जो, क्योंकि गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और जो 5 मीडिया पर्सनल्स को इजाजत भी है वो भी खत्म कर दी जाए। और अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से बहस होगी। यस, एग्जैक्टली सर। और उस पे अदालत ने नोटिस जारी कर दिए और कल उस पर भी दलाइल होंगे। लिहाजा कल से शायद ये भी हो सकता है कि जो थोड़ी बहुत एक्सेस थी वो भी शायद खत्म हो और जाए। शायद ये फैमिली को भी डिनाय हो सकती Exactly. है इस बुनियाद पर कि चूंकि कोड की बात आनी है, साइफर की बात आनी है, खुफिया उसके लिए सरकारी फिर आप दस्तावेज की उसके बात लिए तो आनी फिर है। वो आपको- कह रहे हैं नोटिस दिए हैं ना, यही तो बता रहे हैं आमिर आपको। जी, इसमें फिर मुल्जिमान वो को ओपन नोटिस ट्रायल जारी नहीं कर- रहेगा ना, फिर उसके लिए आपको नया ऑर्डर लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से। नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रायल कोर्ट ही ऑर्डर करेगी। आपने अगर उसको चैलेंज करना हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। फर्स्ट जो फोरम है वो ट्रायल कोर्ट है और ट्रायल कोर्ट ने ही फैसला करना है। और आपको याद होगा जब हाई कोर्ट ने पिछला ऑर्डर भी किया था जिसमें सबको क्वैश कर दिया था प्रोसीडिंग्स को, उसमें भी ये कहा था कि फर्स्ट जो फैसला करना है वो ट्रायल मतलब कोर्ट ने आप करना और है। नुसरत साहब ये कह रहे हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन ये जज साहब से रिक्वेस्ट करे कि ये क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है नुसरत साहब, तो ये रोक दिए जाए इन लोगों को। भाई ये नहीं, बिल्कुल सीधी सादी, तुम पता नहीं क्यों ये फर्ज कर लेते हो कि मैं और आमिर नहीं, को मैं लेकिन चीजें क्लियर कराना हम चाहता हूं। क्लियरली बात ये कर रहे हैं कि चूंकि अब गवाह आने हैं, अब गवाहों से जिरा किन मामलात पे होनी है, रियासत की खुफिया दस्तावेजात। तो रियासत की खुफिया दस्तावेजात, मैं कहता हूँ झूठा केस है, बेबुनियाद केस है, लेकिन इल्जाम बना हुआ है ना, तो उसके लिए जवाज बनता है कि चूंकि हम रियासती राजों के बारे में जिरा कर रही हैं तो लिहाजा मीडिया की यहाँ मौजूदगी। टाइम का मैं दूसरा पॉइंट भी हम पूछने, वो जो दूसरा तोशाखाना में तोशाखाना, जी, तोशाखाना में इससे पहले उनकी अबूरी जमानत थी और आज उसमें हतमी फैसला होना था कि क्या उन्हें उस मुकदमे में जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। जो नैब तहकीकात कर रहा है, नैब ने उसमें बुशरा बीबी को भी मुल्जिम बनाया हुआ है, बानी PTI को भी मुल्जिम बनाया हुआ है। और बानी PTI ने आज जो दरखास्त पर उनके दलाइल मुकम्मल हुए उनके वकला के और नैब के भी, तो उसके बाद आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जो उसी कोर्ट रूम के अंदर थे, अडयाला जेल के अंदर ही, उन्होंने उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है और ये कहा है कि बादी नजर में ये लगता है कि जो तहाइफ बेचे गए हैं वो इल्जाम दुरुस्त है नैब का। लिहाजा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टाइम कम है, मैं माजरत के साथ आपको बार बार रोक रहा हूँ। Please. मुझे फवाद चौधरी साहब भी थे आज, और फिर जब उनकी वाइफ बाहर आई हिबा साहिबा, तो उन्होंने कुछ जो बातें की वो एक तो फैसल चौधरी साहब के खिलाफ थी शायद, जो मैं फील कर रहा था, दूसरा उन्होंने अदालत में जाने की बात की। उधर क्या था मामला? देखिए, बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ जो केस है तौहीन इलेक्शन कमीशन का वो केस था और इस मौके पे जो जराए हैं उन्होंने बताया कि जब फवाद चौधरी और उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने पूछा फवाद चौधरी से कि तुम भी पकड़े गए हो और फिर ऐसा हुआ कि प्रोसीडिंग्स चली। इन प्रोसीडिंग्स के बाद समाअत के बाद उनकी जो अहलिया है फवाद चौधरी की, हिबा फवाद, वो बाहर आई और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि उनके और जो फैसल चौधरी के इख्तलाफात हैं उनकी बात अंदर भी हुई और फवाद चौधरी ने डांटा फैसल चौधरी को जब वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनको बताया गया फवाद चौधरी को। और साथ में उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी की कैंपेन स्टार्ट करने जा रही हैं हिबा फवाद कल से और वही इलेक्शन लड़ेंगे। JLM से उन्होंने ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि किस टिकट पे लड़ेंगे? जी, टिकट उन्होंने नहीं बताया और ना ये बताया कि वो किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हल्का वो अपना खुद इलेक्शन लड़ेंगे, कोई किसी खाम ख्याली में ना रहे। और फवाद चौधरी आइंदा आने वाले जो 8 जाहिर है उनसे तो टिकट नहीं मिलेगी, जो देखते ही करते तुम ही फड़े आ गए। ये वैसे ये मतलब ये मुझे समझाया किसी ने, अगर बताया हो आपको, तासुरात क्या थे बानी तहरीक के? ओहो जी, उन्होंने हैरानी का इजहार किया कि तुम भी पकड़े गए हो और एक्चुअली ही वाज बीइंग के, अच्छा तुम ही बने के, तू ही हंसी है। और नहीं बाबा, अगर आप थोड़ा सा, मेरी बदकिस्मती है, मैं उन्हें जानता हूँ दोनों को, और बानी तहरीक इंसाफ को भी, थैंक्स टू यूसुफ सलाहुद्दीन, थोड़ा बहुत जानता हूँ। और भी हमारे बड़े क्लोज हैं, आप भी उनके बहुत क्लोज हैं। उनके और भी बहुत कॉमन दोस्तों के जरिए, और महमूद भाई, और अरे मेरी काफ़ी खैर कॉमन हैं,
बहरहाल ही इज फ्रॉम लाहौर एंड एक फेमस शख्सियत है और मैं बेचारा 2 टके बानी का तहरीक को रिपोर्टर पता किसी ने बताया नहीं कि रोज वकील मिल रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब पकड़े हुए हैं। वो यार ये एक टिपिकल एक लाहौरी यूं करके ओए तू ही फड़िया गया है। अच्छा, मकसद ये कि अपना डिस्टेंस का तो उन्होंने इजहार कर दिया कि आई डोंट ट्रस्ट यू एक्चुअली दिस इज व्हाट ही हैड My God. यू डिडंट गेट इट डोंट एक्ट सो स्मार्ट और नाइव एक्सक्यूज मी नहीं नहीं सीरियसली मैं आप ये ओ मियाँ अपना उन्होंने भैया बानी तहरीक ने टिच कर लाई है कि वो अच्छा नहीं वो तो सर रोज जेल पे कोर्ट पेश हो रहे हैं हथकड़ियां ना अच्छा सारे मेहनत जाया हो रही है। आई मस्ट बी नोइंग सम अदर क्रिकेटर मैं जिनको मिलता रहा हूँ देखता रहा हूँ शायद कोई और साहब होंगे आपको उनके अंदाजे तखतुब का ज्यादा पता नहीं, बिल्कुल ठीक है आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई बहुत शुक्रिया एज सर यूजुअल लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा कि आपसे ये जो साइफर है खास तौर पे 1 मिनट दे दो सब सिर्फ 1 मिनट वो कह रहा टाइम नहीं है चल बस यार तेरी मान लेने भाई ब्रेक ले लो। नाज़रीन वेलकम बैक जनाब अली मैं दोबारा आपको चुक रहा हूँ चूंकि टाइम बहुत कम है आई एम रियली सॉरी आज मैंने बुलाना ही नहीं सी यार मैं चूंकि टाइम की बचत का मसला होता है हमारे पास जाहिर है कि महदूद वक्त है ठीक है तो इसलिए देख लिया करो जब हो तो कोई गल नहीं मैं तेरियां टिचकना सुनने तैयार हूँ बट यू नो बाज़ औक़ात वक्त की तो तुम्हें याद होगा एक खबर आई थी चीखती चिंगाड़ती सुर्खियों के साथ अच्छा कौन सी कि नेपरा ने इंक्वायरी करके सुराग That's very लगाया important वैसे। कि सार्फिन से अरबों रुपए का चूना लगा दिया लग गया अरबों जो उनको रिकवर हो अभी करोड़ों नहीं अरबों अरबों के जी उनको जो बिल भेजे गए वो फॉल्टी थे जानबूझकर 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं होते थे 40-38 दिन पे चले जाते थे हाँ। उसके बाद तुम्हें याद होगा कि फिर एक खबर आई कि ये इतनी सनसनीखेज खबर पढ़ के वजारत बिजली और पैदावार का ज़मीर जाग के आंगड़ाई लेकर और उन्होंने एक हाई लेवल और उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बना दी हाँ। आपके दिल खुश फहम ने उस कमेटी से बहुत सारी उम्मीदें बांध ली तो अभी भी हैं मेरी उम्मीदें चलिए बांध ली मैंने उस वक्त 7 दिसंबर यहीं बैठे मैंने आपकी खिदमत में आपको झंझोड़ के ख्वाब खरगोश से जगाने की कोशिश की थी सुन ले मैंने क्या कहा था साहब ये तो अच्छी बात हम कर रहे हैं जी भाई लेकिन वो जो जिससे आपने बड़ी उम्मीदें बांधी हाई थी ना, लेवल कमेटी। दिल खुश फहम को हाँ। कि तुझसे हैं उम्मीदें नहीं, वो आखिरी शमे भी बुझाने के लिए वो आखिरी शमा बुझ गई क्या मसला खबर आ गई है कि वो जो कमेटी कायम हुई थी ना उन्होंने कहा कि हाँ गलतियां हुई हैं लेकिन उसमें कुछ गलतियां जो हैं वो कुदरती तौर पर हो गई यानी अल्लाह ताला की दुश्मनी है 1,40,00,000 घरानों के साथ नहीं नेचुरल इज द लफ्ज यानी फितरी तौर पर हो गई नेचुरल या कुदरती या फितरी मैं तो अभी तक यही सर पैसे वापस नहीं मिलने सवाल आगे सुनो बाकी कुछ इंसानों से भी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि इंसान खता का पुतला है और टेक्निकल फैक्टर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ कुछ उसकी वजह से लोगों पे कुछ बोझ पड़ा है अच्छा मान लिया ना हाँ लेकिन एडा भी नहीं उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर दिया गया है तो कोई बातें ठीक हो जाए मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन की थी ना सर उस नेपरा ने की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में मैं खुश हुआ था मैंने इस गरीब से वादा किया था कि तेरे 20,000 वापस आएंगे नहीं आप खुश हुए थे आपने कहा कि आपकी दाद फरियाद से देखिए मैं दोबारा क्लिप चलवाने पे मजबूर हो जाऊंगा सर आप ये कह रहे थे कि ये मौजू हमने उठाया तो हाई लेवल कमेटी इस गलत फहमी में मत रहो कि अशराफिया हमारे कहे पे दान रखती है आपने मुझे बोलने नहीं दिया आप उम्मीदों के चिराग जलाते चले गए हत्ता कि ये कमरा जलने वाला था इतना रोशन हो गया था इस वक्त लेकिन ये बड़ा वैसे मैंने ये दसो मैं कि क्या ये कमेटी इतनी एक्सपर्ट है कि इन्होंने 6 दिनों में ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली भाई ये फास्ट ट्रैक वो एक कितने करोड़ बताते 1,40,00,000 1,40,00,000 घराने जो हैं बराह रास्त बकौल नेपरा ही की रिपोर्ट के मैं नहीं कह रहा कोई साहब ही नहीं कह रहा वो कहा हाँ गलतियां हुई हैं तो कुछ ये जो कमेटी बनी थी इसको नजर नहीं आया कि गरीब जो छापरों में आटा लेता है जिसके घर 2 वक्त की रोटी नहीं पकती और ये जो नेपरा और ये बिजली क्या नाम इनको कहते हैं डिस्कोज डिस्को डांसर टाइप ये डिस्कोज हैं मतलब मुझे कहने दें ये डांसर नहीं है ये डिस्को कातर टाइप है ये डिस्को ठग है इन डिस्को ठगों ने और नेपरा ने रिपोर्ट दी ना मैंने थोड़ी कहा वही तो मैं रो रहा था तुम्हें नेपरा की रिपोर्ट है कि ये चोर हैं बस 6 दिन बाद कहते हैं ये चोर नहीं है उन्होंने कहा जी नहीं उन्होंने कहा कि नहीं है ना सर यार नेचुरल ह्यूमन और टेक्निकल वो सर इस गरीब का 20,000 इन्होंने निकाला जेब से गया
और यही मैं तुम्हें 7 दिसंबर को कह रहा था, गया। मेरे ख्याल में इस ज्यादती के बाद खामोशी बनती है। मेरे सुनने वालों, सामईन व नाजरीन, अपना ख्याल आप रखना, इस सारे ठग तो लुट लैणगे। अल्लाह हाफिज।